हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज अनाउंस कर देती हूँ जो नया एक शेड्यूल बना है टॉपर स्टॉप का। तो अभी क्या है, बेसिकली ईपीएफओ का जितना भी कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है, रिवीजन चल रही है। तो रिवीजन को जो है हम थोड़ा लाइटली रखना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क ऑल्सो। सो हमेशा जो है अब डेली वीडियो जो आया करेगी वो 6 से 7 PM के बीच में आया करेगी ऑन द डेज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड संडे को जो है वी विल ब्रिंग 3 वीडियोज़ फॉर यू। सो ये अब जो है आगे का शेड्यूल रहेगा जब तक कि हमारे एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज पार्ट 6 ऑफ डेवलपमेंटल टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स वीडियो में अच्छा होता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जिसमें हम PDF को पोस्ट कर देंगे या फिर हम वैसे स्टडी कंटेंट एंड नोटिफिकेशन भी पोस्ट करते हैं, तो आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड। देखिए, हमें सबको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन को सेटअप कर लिया है बाय अबॉलिशिंग द MCI, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था उसको अबॉलिश करके नेशनल मेडिकल कमीशन को सेटअप किया गया है। अब देखिए, ये जो है इसके अंदर 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स इंक्लूड होंगे जो नया कमीशन बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले आएगा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। जब आप 12th पास आउट करके निकलते हैं तो अगर आपको मेडिकल फील्ड अडोप्ट करनी होती है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि इसके थ्रू होता है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड के थ्रू। नेक्स्ट आता है पोस्ट ग्रेजुएट। जब आप अपनी मेडिकल डिग्री को ले लेते हैं उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो ये बोर्ड आता है। उसी के साथ जो है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो कि मेडिकल सेक्टर के अंदर जितनी भी असेसमेंट की जाती है, जितनी सर्टिफिकेशंस की जाती हैं। एंड लास्ट इज एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जिसमें कि एक एथिकल वे में मेडिकल प्रैक्टिसेस हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये चारों जो ऑटोनोमस बोर्ड्स है वो आपके इसी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। तो देखिए, ये जो है 33 मेंबर बॉडी है जिसको चेयर किया जाएगा बाय सुरेश चंद्र शर्मा। मतलब कि अभी जो इसके चेयरमैन है वो सुरेश चंद्र शर्मा है, इनका नाम आपको याद रखना है। और चेयरमैन के अलावा जो है NMC के अंदर 10 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे, जिनमें से कि 22 जो है पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। फंक्शंस इसके क्या क्या होंगे, तो देखिए हमने देखा स्पेसिफिकली कि 4 ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं उनको इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि उन चारों बॉडीज के जो फंक्शन अब तक हुआ करते थे वो अब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि लेइंग डाउन पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो अगर आप जो है वो अनग्रेजुएटेड लेवल पे कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हैं तो वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन को मेंटेन करना, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना, उसी के साथ जो भी हेल्थ केयर के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है उसको असेस करके उसको मेंटेन करना इनके काम के अंदर आता है। स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो होती हैं उनको भी कंप्लाई करना होगा जो भी नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू रूल्स रेगुलेशंस बताई जाती हैं। और उसी के साथ जितनी भी गाइडलाइंस होती है वो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो है वो सीट्स में अपना 50% जो है वो फीस को एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी के भी रख सके, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो उसका एक मेंटेनेंस 50% का ये इसके फंक्शंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। ये आपके EPFO एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है बेसिकली कि 3 इंश्योरेंस कंपनीज है जिनको कि DSIIs का क्रेडिट दिया गया है, टाइटल दिया गया है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज को दिया गया है। तो सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC। नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। एंड लास्ट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस को। ये जो है तीनों के तीनों डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कौन से टाइम पीरियड के लिए, 2020 से लेकर 2021 के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब ये जो हम सर्टिफिकेशन या फिर आप ये कह लीजिए कि ये जो टाइटल प्रोवाइड किया गया है वो कैसे किया गया है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI के थ्रू जो है ये एलोकेशन की जाती है। और ये DSIIs होते क्या हैं कि मतलब कि ऐसी एलोकेशन की जा रही है। तो देखिए, एक चीज़ समझिए आपकी, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, इतनी बिग हो चुकी है कि अगर वो कोई भी चीज़ करती है वो फेल भी होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे किसी देश में पड़ता है। तो जब कोई ऐसा इंसान हो जाता है या फिर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, वो हमारी VIP की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, तो हम उसको एक स्पेशल टाइटल दे देते हैं। ये जो स्पेशल टाइटल है यही DSIIs है, जो कि स्पेसिफिकली इंश्योरर कंपनीज को दिया जाता है। तो एक ऐसे इंश्योरेंस
कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट इंपॉर्टेंस की होती है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसके डोमेस्टिक और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस होती है, अगर उसका फेलियर हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो होते हैं ये टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल होते हैं, कि मतलब ये इतना बड़ा नुकसान होता है या फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये फेल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उनको DSI के अंदर किया गया है, नाम इनके अच्छे से याद रखने, LIC, GIC एंड क्या आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो एक मेथडोलॉजी डेवलप की गई है, ताकि इनका आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको मेंटेन भी तो करना है ना कि ये फेल ना हो, तो उसका सुपरविजन करना होता है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि जो इनके साइज ऑफ ऑपरेशन होता है, साइज ऑफ ऑपरेशन में इनका रेवेन्यू हो गया, प्रीमियम जो इनका अंडर रिटर्न होता है, या फिर उनके एसेट्स की वैल्यू क्या है मैनेजमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है। और उसी के साथ ग्लोबल एक्टिविटीज़ जो इनकी होती है मोर देन वन जुरिस्डिक्शन के अंदर, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है। ये हालांकि आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट जो पहले के टर्म्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डेट इज़ अबाउट डाटा सोनिफिकेशन। तो देखिए अभी जो बातें आ रही है वो डाटा कोडिंग की बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक जब नई मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है वो आपके करंट अफेयर में भी, प्लस वो साइंस बेस्ड भी है, इस वजह से आप उसको, उसके टर्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डाटा सोनिफिकेशन होता क्या है, जब हम साउंड वैल्यूज़ को, देखिए सोनिफिकेशन जहाँ आ गया ना, ये टर्म आ गया, इसका मतलब वो साउंड से रिलेटेड है, उसी से आप रिलेट कर लीजिए चीज़ों को। तो साउंड के जो वैल्यूज़ होते हैं, मतलब साउंड वेव्स जो होते हैं, उनको यूज़ करके जब हम किसी रियल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डाटा सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आप क्या कहेंगे कि कोई भी जो डाटा होता है जिसको हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसका क्या हो गया, ये ऑडिटरी वर्जन हो गया, मतलब कि जो सुनने में आपको आ रहा है वो क्या हो गया, आपका डाटा सोनिफिकेशन, ठीक है। ये जो डाटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट है किसके थ्रू शुरू किया गया, तो प्रीलिम्स का फैक्ट है सिंपल सा कि चंद्रा एक्सरे सेंटर जो है उसने कोलैबोरेट किया है नासा यूनिवर्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम के साथ और इस स्कीम को निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट NCDC, डेट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो अपने EPFO में पढ़ना है इसको हमें। पहली बात तो याद रखनी कि ये जो कॉर्पोरेशन है ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। दूसरा ये कौन सी एक्ट के अंदर बनाई गई है, तो ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के अंदर बनाई गई है। अब कोई ऐसी एक्ट जो बनाई गई है कॉर्पोरेशन की बात आ रही है, वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो वो काम क्या करेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्लानिंग हो रही है, जो प्रोग्राम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाए जा रहे हैं उनका प्रमोशन करना, आगे जो है वो प्रोडक्शंस करना, जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना, जो मार्केट में नहीं बिक पाया उसकी स्टोरेज करना, और उसी के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है एग्रीकल्चर का, चाहे वो हमारे लिए एक्सेस में है या फिर वो डेफिशिएंट में है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का करना, फूड स्टफ्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का, लाइफ स्टॉक्स का, ये सारा किसके अंदर आता है, इस कोऑपरेटिव के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो NCDC क्या है, वो एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली कोऑपरेटिव्स के अंदर। और ये शुरू कैसे किया गया था कि यहाँ पे एक मिशन सहकार 22 शुरू हुआ था। अब आपको एक और प्रीलिम्स का पॉइंट यहाँ पे मिल गया कि मिशन सहकार 22 क्या है। तो देखिए हमारी सरकार जो है उन्होंने अपना एक विजन बताया था कि 2022 तक हमें फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल करनी है, ठीक है। तो ये जो मिशन हुआ था, मिशन सहकार 22, ये इसी के लिए हुआ था कि डबल करनी है फार्मर की इनकम बाय 2022, ठीक है। और इसी के अंदर इसको अगेन शुरू किया गया है, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, दैट इज अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसी के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट पता होना चाहिए कि ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर आती है। किसके अंडर ही आते हैं, तो अगर आपको ये लग सकता है कई बार कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, ये आपको याद रखना है। उसी के साथ जो है इसके अंदर कौन कौन सी एक्ट्स और इंक्लूड की जाती है, जैसे मान लीजिए कि जो खाना होता है उसका अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए, मतलब मिलावट को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 आ गया। फिर उसी के साथ जो फ्रूट प्रोडक्ट्स है उनके ऑर्डर के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। मीट सेक्टर जो है आपका उसके लिए हो गया। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स या फिर जो एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग होती है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि खाने पीने की जो भी इंटर रिलेटेड चीज़ें होती है वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं साथी एप्लीकेशन के बारे में। तो आपको ये बेसिकली क्यों याद रखना है, क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया तो उस टाइम सब कुछ शट डाउन हो गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ा था? अभी तक आप देखिए कि हमारे थिएटर्स ओपन नहीं हुए, होटल्स अब होने शुरू हो गए हैं, तो हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, जो कि आपके टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड था। तो यहाँ पे साथी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, ताकि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसको असिस्ट किया जा सके, उसको दोबारा उठाया जा सके। तभी तो टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हुई ना, हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पे वो सेफली ऑपरेट कर सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दोबारा बूस्टअप हो सके, इस वजह से साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है हेल्थ इन इंडिया सर्वे के बारे में। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि किसके थ्रू लॉन्च किया गया था और क्या इसकी फाइंडिंग थी, बस 2-3 पॉइंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसके थ्रू हेल्थ इन इंडिया सर्वे को लॉन्च किया गया था। इसकी जो की फाइंडिंग थी वो ये थी कि ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है एलिमेंट्स में, मतलब कि उनको बीमारी लगने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ये सर्वे के अंदर पाया गया था, ठीक है। तो ये जो सर्वे है इसमें ये बताया गया, एलिमेंट को जो है वो डिफाइन किया गया है कि एक पर्सन जो है उसका एक नॉर्मल फिजिकल और मेंटल वेलबींग होता है, जब वो उससे डेविएट हो जाता है, मतलब कि दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है? एलिमेंट कहलाया जाता है, ठीक है। ये जो नेशनल सैंपल सर्वे था ये 75th राउंड था जो कि जुलाई के अंदर हुआ था, और इसमें कहा गया था कि 31.1% जो ज़ोरोस्ट्रियन पॉपुलेशन है वो एलिमेंट से सफ़र कर रही है। हालांकि आपको ये वाला डाटा याद नहीं रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है दैट इज स्वच्छ विद्यालय अभियान। तो देखिए स्वच्छ विद्यालय आ गया, तो स्वच्छ अभियान किससे होता है? आपने टॉयलेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो विद्यालय की बात आ रही है, मतलब कि स्कूल में टॉयलेट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इसको शुरुआत किसके थ्रू की गई थी? 2014 में जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करता था, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, उसके थ्रू इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे जो एम था वो ये था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो सभी स्कूल्स के लिए मैंडेट जो की गई थी, उसमें एक सेपरेट टॉयलेट जो होनी चाहिए बॉयज और गर्ल्स के लिए वो होनी चाहिए, पब्लिक स्कूल्स के अंदर कंबाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हेल्प मांगी गई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की कि आप आइए हमारे साथ जो है मिलके कोलैबोरेट करके जो है इस काम को प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। अब ये क्यों किया जाएगा? आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो भी कोई इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है या फिर जो आपकी महारत्ना नवरत्ना के अंदर आ जाती है, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये CPSE इसको बुलाया गया है ना, वो इसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बुलाया गया है कि आप जो है वो फंड्स मत प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पे कोलैबोरेट होकर सीधा टॉयलेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप करा दीजिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो CPSEs है वो डायरेक्टली टॉयलेट्स को बिल्ड कराएंगी, और ऐसा नहीं सिर्फ टॉयलेट्स बिल्ड करा दी, उसमें रनिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना और हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, मतलब कि एक तरीके का वॉश बेसिन या सिंक जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि गर्ल्स जो हैं उनकी हाइजीन मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे जो CPSE इस चीज़ को मेंटेन करेगी वो आगे आने वाले 3 से 5 साल के लिए करेगी, जो कि एनुअल एक्सपेंस जो उनका लगेगा इस चीज़ के ऊपर वो कहाँ से लगेगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बजट उनका होता है उससे इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कृतज्ञ हैकथॉन के बारे में। तो ये क्या है? देखिए हैकथॉन कहीं पे भी आ गया तो रिलेटेड टू इनोवेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जैसे कि हमने टॉय हैकथॉन देखा था, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि एक पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो है वो फार्म मैकेनाइजेशन में लाया जा सके, कि हम जो फार्मिंग करते हैं उसमें कई जगह अभी भी जो है वो ओल्ड टूल्स को और इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनोवेशन की बात की गई है फार्मिंग सेक्टर के अंदर, और उसी के साथ मैकेनाइजेशन करने के लिए, मशीन्स का यूज़ करने के लिए। और दूसरा जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि कई इक्विपमेंट्स इतने भारी भारी होते हैं कि अगर कुछ फीमेल्स होते हैं उनके अंदर इतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो उनको ऑक्यूपाई कर सके, उनको यूज़ कर सके। तो वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स बनाने के लिए कृतज्ञ हैकथॉन को किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हैकथॉन है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसने शुरू की है अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, दैट इज नेहप। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट हो गया, फैकल्टीज़ हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कुम्हार शक्तिकरण योजना। तो कुम्हार आ गया, तो कुम्हार क्या होता है, हिंदी में कहते हैं पोटर्स होते हैं जो कि मिट्टी के चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, ये जो कि पोटर्स कम्युनिटी को एम्पावर बनाना चाहते हैं कंट्री के रिमोटेस्ट लोकेशन के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसको जो है अभी किया गया है, ये 2018 के अंदर लॉन्च हो गई थी। करंट अफेयर में ये इसलिए थी क्योंकि कोरोना के टाइम में हर किसी के ऊपर डिस्ट्रेस आया, तो हर किसी को दोबारा एम्पावर करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें बनाई गई, जिसकी वजह से जो पुरानी चीज़ें थी वो अगेन न्यूज़ के अंदर आ गई, ठीक है। इतना समझ आया आपको। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा कि जितने भी पोर्टर्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि वो एडवांस पोट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। मतलब कि उनको ट्रेडिशनल में नहीं रहना है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे जब नए नए इनोवेशंस लेके आएंगे उसके अंदर। उसी के साथ न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, जैसे कि इलेक्ट्रिक चोक बनाना, जैसे मैं बोर्ड को यूज़ करती हूँ तो इलेक्ट्रिक चोक बनाना उसमें, या फिर जो है मार्केट लिंकेजेस जो हैं वो KYC एग्जीबिशंस के थ्रू प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट आता है वज्र फैकल्टी स्कीम, दैट इज विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च स्कीम, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, रिसर्च की बात आ गई तो किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है उसके थ्रू जो है इसको शुरू किया गया है वज्रा फैकल्टी स्कीम को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये जो स्कीम है ये बेसिकली हमारे खुद के इंडियंस के लिए जो ओवरसीज साइंटिस्ट रहते हैं, एकेडमिशियंस रहते हैं, जिनके अंदर की NRI को और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आइए आप पब्लिक फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के अंदर उसके अंदर वर्क कीजिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये क्या होगी, आपकी वज्रा फैकल्टी स्कीम आ गई। देखिए फैकल्टी आ गई ना, मतलब कि जो वहाँ पे पहले से ही वर्किंग है साइंटिस्ट है उनको बुलाया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली ऑफर करेगी फैकल्टी असाइनमेंट्स, जो भी ओवरसीज साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियन रिसर्चर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि जो रिसर्च है उसके अंदर हाई क्वालिटी कोलैबोरेशंस हो सके और इंडिया के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आते हैं FDI इन एटॉमिक एनर्जी। तो देखिए अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी थी उसमें क्या हुआ करता था कि कंसोलिडेटेड FDI जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसमें एटॉमिक एनर्जी को प्रोहिबिटेड सेक्टर की लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, रखा जाता था। अब जो है ये कहा गया है कि इसके अंदर क्या होता था कि FDI के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अगर वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर FDI आ रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज का आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंदर भी जो पहले 49% FDI हुआ करता था उसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है, ठीक है। इतना आपको पता है ना। तो उस चीज़ को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है बातें, क्योंकि मतलब कि राज्यसभा के अंदर आज वो बिल जो है वो पास हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि 49% जो FDI की एक लिमिट रखी गई थी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उतनी भी नहीं आया करती थी, तो फिर आप 74% जो है वो क्यों लेके जा रहे हैं। उसी के साथ एक बात जो है वो और कही गई कि ये जो 74% FDI को अलाउ कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उससे क्या होगा, जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है ना सरकार उसको और ज़्यादा बढ़ावा देगा, और जो इतने सालों में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, बढ़ाए गए थे, वो एकदम से खो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस मैंने इसलिए बताया कि 49% से 74% जो है FDI हो गई है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा और अभी नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि FDI जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट से रिलेटेड, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, मतलब कि फ्लो हो सकती है, ठीक है, पावर प्लांट्स के लिए या फिर इसके लिए। तो अब जो है क्या हुआ है कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के उसको 2015 में अमेंड किया गया था, ताकि जो जॉइंट वेंचर्स बनाए गए हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सके। और अब जो एटॉमिक है, मतलब कि एटम्स जो हैं उनको प्रोहिबिटेड सेक्टर्स के अंदर रख दिया गया है, तो इनके ऊपर जो है अब टोटल FDI नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे दो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। फर्स्ट आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, फर्स्ट है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सेकंड इज भारतीय नभिक्य विद्युत निगम लिमिटेड भवानी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन को इंडिया के अंदर करती हैं। ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, दो वाले दो हो गए, ठीक है। उसी के साथ जो है यहाँ पे कोई भी जो प्रपोजल है वो नहीं दिया गया है कि जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनको परमिट किया जा सके इसके अंदर न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर, इनके अलावा, ठीक है। सिर्फ अभी यही हैं। प्रेजेंटली जो है वो 22 रिएक्टर्स जो हैं विद अ कैपेसिटी ऑफ 678 MB जो है वो कंट्री के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ये आपको पॉइंट याद नहीं करना है। नेक्स्ट आता है सैरोट पोर्ट्स लोन्स। तो सैरोट पोर्ट्स जो हैं पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये हैं और इसमें भी
एक तरीके से डिस्प्यूट मैकेनिज्म से रिलेटेड ये है। तो सैरोड पोर्ट्स जो है वो है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, जो कि यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये क्या होता है बेसिकली कि देखिए, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट नॉर्मली हो जाता है, एक उसको अफोर्डेबल बनाया जाता है ताकि हर कोई जो है उसको अफोर्ड कर सके और अपने जो भी ग्रीवेंसेस है उनको सोल्व कर सके। तो ये क्या है, एक अफोर्डेबल डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसमें कि मैरीटाइम सेक्टर, ये याद रखना है, सिर्फ मैरीटाइम सेक्टर्स के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सैरोड पोर्ट्स जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर बनाया गया है ताकि एक फेयर मैनर के अंदर डिस्प्यूट्स का अफोर्डेबल और टाइमली रेजोल्यूशन हो सके। उसी के साथ जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसका एनरिचमेंट भी हो सके एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे, उसी के साथ इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स या फिर जो टर्मिनल एसोसिएशन है उसके मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडेंस दैट इज समटाइम हर्ड इन न्यूज़। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन या रिकमेंडेशन आप किसी एम्बेसडर के लिए देते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो वो क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडेंस होता है, उसका एक टेक्निकल टर्म है। बस आपको इतना से याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि लेटर ऑफ क्रेडेंस इज इन न्यूज़, तो व्हाट इज दैट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन और रिकमेंडेशन स्पेशली ऑफ एन एम्बेसडर, ये जो लेटर है ये है लेटर ऑफ क्रेडेंस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है। बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसने 2 डाटा निकाले थे। डाटा आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज है उनको सर्टिफाई कर दिया गया है ODF, ODF प्लस प्लस एंड ODF प्लस, और उसी के साथ पंजाब के अंदर किया गया। तो ये डाटा याद नहीं रखना है। अब आ जाते हैं ODF क्या होता है, ODF प्लस क्या होता है एंड डबल प्लस क्या होता है। तो ODF टैग जो होता है वो बेसिकली 2016 के अंदर जो डेफिनेशन आई थी वो ये कहा गया था कि कोई ऐसी सिटी या कोई ऐसा वार्ड हो गया, उसको ODF सिटी या वार्ड हम कह सकते हैं अगर दिन के किसी भी पॉइंट पे वहाँ पे किसी भी सिंगल पर्सन ने डेफिकेट ना किया हो ओपन में, मतलब कि शौच ना किया हो ओपन के अंदर, तो ये क्या हो गया, ODF टैग मिल जाता है उसको। उसी के बाद आते हैं ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, जो कि अगस्त 2018 के अंदर लॉन्च किए गए थे ताकि जो ODF का एक चल रहा है काम उसको और ज़्यादा स्केल अप किया जा सके, मतलब कि और ज़्यादा आगे लेके जाया जा सके अंडर द फेज 1 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रखी गई वो ये रखी गई कि अगर कोई सिटी या कोई वार्ड पहले से ही उसको ODF स्टेटस मिला हुआ है तभी उसको ODF प्लस या ODF प्लस प्लस मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिल सकता। तो सिटी सर्टिफाइड ODF एट लीस्ट वंस ऑन द बेसिस ऑफ ODF प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ODF प्लस या फिर ODF प्लस प्लस बन सकते हैं। अब ODF प्लस क्या है, देखिए वहाँ पे हमने ODF के अंदर देखा कि पूरे दिन में किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी फी वो ना कर रहा हो, मतलब कि फीकल डिस्चार्ज ना कर रहा हो। बट ODF प्लस के अंदर क्या होता है कि नोट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग, तो मतलब कि यहाँ पे यूरिनेशन जो होता है उसका भी पॉइंट ऐड कर दिया गया डेफिकेशन के साथ, और उसी के साथ जो है जितनी भी कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए और वेल मेंटेन होनी चाहिए। उस सिटी को क्या मिल जाएगा, ODF प्लस का मिल जाएगा। अब जो ODF प्लस प्लस है उसके अंदर थोड़े से और मेजर्स को ऐड कर दिया गया। इसमें कहा गया कि वो वाला प्रोटोकॉल तो है ही है, ये वाला जो है वो तो रहेगा ही, उसी के साथ एड ऑन क्या किया गया कि जो फीकल स्लज होगा या फिर जो सेप्टेज होता है, मतलब जिस तरीके से उसको कलेक्ट किया जाता है या फिर जो सीवेज होता है उसको आप मैनेज कर रहे हैं, सेफली ट्रीट सेफली कर रहे हैं, और उसी के साथ जो है अनट्रीटेड फीकल स्लज जो है उसकी डंपिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं ताकि वो ड्रेन्स या वाटर बॉडीज या ओपन एरियाज में ना जा सके। ये सारी चीज़ें ODF प्लस प्लस के अंदर देखी गई है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, जो है वही जो पहले देखा था उसी से रिलेटेड थोड़ा है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके थ्रू ये पब्लिश किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये 75 राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के अंदर की गई थी, जिसमें कि हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन रिलेटेड टू हेल्थ जो है वो बताया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो डाटा याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है इम्यूनिटी की, वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन का डाटा अभी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट था कोरोना के टाइम में, और ये किया भी अभी गया। तो यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री ओनली 59.2% चिल्ड्रन जो हैं जो 5 साल से कम की उम्र के हैं उनको देखा गया कि वो इम्यूनाइज्ड फुली हैं, मतलब कि फुली इम्यूनाइज्ड जो है आप ये देखिए सिर्फ 59.2% है। उसमें कितना हो गया आपका 41 पॉइंट कुछ परसेंटेज रह गया, 41 पॉइंट
41.8% रह गया यहाँ पे, तो उनको फुली इम्यूनाइज नहीं किया गया है। उसी में अगर हम 5 बच्चों का एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं तो उनमें से 2 बच्चे जो हैं उन्होंने अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं किया होता। उसी के साथ 97% चिल्ड्रन जो है कंट्री के अंदर उन्होंने एटलीस्ट वंस वैक्सीनेशन जो है वो ली होती है, मोस्टली BCG की। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे कहा गया कि 97% जो चिल्ड्रन हैं अक्रॉस द कंट्री उन्होंने एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन ले रखी है, और वो मोस्टली किसकी है, BCG की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 67% चिल्ड्रन जो है, ओनली 67% जो है वो मीजल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, उससे अलावा नहीं है। वहीं पे 58% जो है उनको पोलियो बूस्टर डोज दी गई। देखिए, एक पोलियो की डोज लेना इज़ डिफरेंट थिंग, पर जो आगे जाके मतलब कि पहली वैक्सीनेशन तो कोई भी ले लेता है, उसके बाद बूस्टर डोज लगवाने जाना होता है ताकि इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप रहे, वो जो है वो सिर्फ 58% लेते हैं। और वहीं पे DPT की जो बूस्टर डोज होती है वो 54% ली जाती है। स्टेट्स की अगर बात करें तो मणिपुर के अंदर 75%, आंध्र प्रदेश के अंदर 73.6%, मिजोरम के अंदर 73.4% जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड किया गया है। ये वाला डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी में अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 12% ऑफ चिल्ड्रन जो है उन्होंने सारी वैक्सीनेशन को रिसीव किया होता है। उसके बाद आता है पुदुचेरी एंड देन आता है त्रिपुरा। तो ये हाईएस्ट वाला और ये जो लोएस्ट वाला है, ये दोनों डाटा आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है कि इम्यूनाइजेशन होती क्या है, कि इसके ऊपर इतना सर्वे किया जा रहा है। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्सन को इम्यून बनाया जाता है या फिर रेजिस्टेंट बनाया जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, कि भाई इसको कोई बीमारी ना हो, इसका शरीर खुद इतना कैपेबल हो कि वो उन बीमारियों से फाइट कर सके। तो वो कैसे किया जाता है, खुद के अंदर भी एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी जो आपको बाहर से प्रोवाइड की जाती है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। वो हो गई आपकी इम्यूनाइजेशन। फुल इम्यूनाइजेशन क्या होती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो एक कार्ड बना के देते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर आपको इसे 8 वैक्सीन लगवानी है। जो इस बच्चे को वो 8 वैक्सीन लग जाती हैं, उस पर्सन को या उस बच्चे को क्या कहा जाता है, फुल इम्यूनाइज्ड कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी ये वाली चीज़ जो है ये बस ऐसी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनविट मॉडल के बारे में। तो इनविट मॉडल क्या है, बेसिकली एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये पहला तो आपको यही याद रखना है, किसके जैसी है, तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है उनके ये सिमिलर होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी मनी की, किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं बिकते हैं तो उनको बदले में थोड़ी सी एक इनकम मिलती है रिटर्न में। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका म्यूचुअल फंड हो गया इनविट मॉडल के अंदर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कोई भी मिलके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इनविट जो है वो रेगुलेट कैसे की जाती है, तो सेबी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन जो है 2014 का, उसके अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। पावर ग्रिड के बारे में देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पावर ग्रिड जो है, ये किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये जो स्टार्ट की गई थी, इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन 1992-93 के अंदर किया गया था और अब ये एक महारत्ना कंपनी बन गई है। एक्चुअली इससे रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ थी बट वो हमारी EPFO के लिए काम की नहीं थी, तो इस वजह से पावर ग्रिड सिर्फ था। और ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके। नेक्स्ट और लास्ट आता है यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। तो सबसे पहले ये था कि नारकोटिक्स कंट्रोल, आई थिंक जून जुलाई में एक एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी डेथ हुई थी, उन्होंने सुसाइड किया था। और उसके बाद से लेके अब तक के टाइम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो न्यूज़ के अंदर है। तो आपको ये पढ़ के जाना है, क्योंकि ऐसी जब एक ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल की आती है तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 के अंदर अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है, कब किया गया था ये याद रखना है। उसी के साथ ये जो है एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है, मतलब कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। लास्ट ईयर की नेशनल पॉलिसी ऑन जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है वो किसके ऊपर बेस है, ये आ जाती है मेन चीज। इसमें आ जाएंगे गांधी जी, हमारा DPSP आ जाएगा। तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 47 के अंदर जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें क्या कहा गया है, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग
ड्रग्स, ठीक है, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स ये आ गया आपका उसी के जो एक है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में तो ये कहा गया है ना कि आपको डीपीएसपी को ध्यान रख के लॉज बना रही है। तो यहाँ पे बेसिकली अब मेडिसिनल पर्पसेस को छोड़ के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए इंजीरियस होते हैं, तो उसको कंज्यूम नहीं करना अंडर द आर्टिकल 47। इस वजह से भी आपको ये याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नया टाइमिंग आपको पता चल चुका होगा। रिवीजन अच्छे से कीजिए, अपनी सारा ईपीएफओ का सिलेबस जो है वो टॉपर स्टॉप ने कवर करा रखा है एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके लिए मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिटेल वीडियो ले आऊँ आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जल्दी से अच्छे प्रिपेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।